औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। SHM TV आपकी आवाज़ से मैं हूँ मोहम्मद सलीम मेमन। ख़वातीन व हज़रात, आप रोज़ाना की बुनियाद पर यूट्यूब पे और टेलीविज़न के ऊपर आप देखते हैं कि नित नई आपको ख़बरें सुनने को मिलती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ख़बरों का ख़जाना मौजूद है। मुल्क की मईशत बिल्कुल हमारी डामाडोल है। हमारे यहाँ मुल्क की मईशत का बुरा हाल है। ख़ुद हमारे जो नए मौजूद जो अभी हमारे जो इलेक्ट हुए हैं, बल्कि सिलेक्ट हुए हैं, हमारे शौकत तरीन साहब, उन्होंने तो ख़ुद आज से चंद दिन पहले कह दिया था कि हमारी इसी हुकूमत के वज़ीर जो है ख़जाना थे, उन्होंने हमारी मईशत का बेड़ा गर्क किया है। लेकिन ख़बरों के हवाले से मेरा पाकिस्तान बहुत ज़रख़ेज़ है और आपको एक दिन में 3-3, 4-4 बड़ी ख़बरें सुनने को मिल जाती हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक तो ख़बर आपने सुनी ली कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और PDM का जो रोमांस था वो जो टूटने के ऊपर जा रहा था, वो शाहिद खाकान अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, और जो है वो आजकल जो है वो PDM के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जिन्होंने शोकाज़ नोटिस देने की बात की थी। लेकिन आपने देखा कि अब उन्होंने अपने इस बयान से यू टर्न ले लिया है और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो जो इत्तेहाद टूटने के करीब था वो अब इन्होंने माफ़ी मांगकर उसको बचा लिया है। सवाल ये पैदा होता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल आप इसको अगर जोड़ेंगे TLP तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो पाबंदी लगाने जा रही है, आप इसको इस ख़बर के साथ मिलाएं। और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़मानत होने लगती है तो ये तमाम वाक़यात आपके सामने होना शुरू हो जाते हैं। वो TLP जो पहले भी 4 मरतबा धरने दे चुकी है, उस वक्त भी मुल्क के हालात ख़राब हुए थे, उस वक्त भी ट्रैफिक जाम हुआ था, लोगों की जानें गई थी। तो उस वक्त हमारे किसी हुक्मरान को ये क्यों याद नहीं आया कि TLP पर पाबंदी लगाई जाए? और क्या TLP पर पाबंदी लगाने से मसला हल हो जाएगा? मैं आपको गारंटी के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि TLP तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर अगर पाबंदी लगाई गई तो ये मामलात सुलझने की बजाय मज़ीद उलझ जाएंगे। अगर आपने पाबंदियाँ ही लगानी हैं तो ये जो चीखा करते थे अपने 126 दिन के धरने में, शेख रशीद साहब जो कहते थे कि मैं आग लगा दूंगा पूरे पाकिस्तान को। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 6 के तहत अगर कोई शख्स रियासत पाकिस्तान के मुतल्लिक़ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे तो उस शख्स को फांसी दी जाती है, उस पर गद्दारी का मुकदमा चलता है। तो क्या आपने उस वक्त जब इन्होंने कहा कि मैं मुल्क में आग लगा दूंगा, जब इमरान खान ये कहता है कि मैं मुल्क बंद कर दूंगा चारों तरफ से, मैं कराची बंद कर दूंगा, मैं लाहौर बंद कर दूंगा, मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा, जब वो पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर हमला करते हैं, मुबारकबाद देता है हमारा सदर जो है वो आरिफ अलवी जो आजकल है, वो मुबारकबाद देते हैं कि भैया मुबारक हो, PTV पे कब्ज़ा हो गया है, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ तो आप कार्रवाई नहीं करते हैं। 12 मई का वाक़या जब कराची में पेश आता है, वहाँ लोगों का कत्ले आम होता है, 262 लोगों का कत्ले आम होता है, उनको जला दिया जाता है बल्दिया फैक्ट्री में। तो क्या आपने उन जमातों पर पाबंदी लगाई? क्या आपने जिन पार्टियों पर पाबंदी लगाई, लश्कर-ए-तैयबा पे या जो है वो जैश-ए-मोहम्मद पे, क्या उन्होंने दूसरे नाम से काम शुरू नहीं किया? बात यह है कि पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं है। बात यह कि क्या वो जो मसाइल आपके सामने पेश कर रहे हैं उसका आपने सही तरीके से हल ढूंढा है? आपने क्यों इनके साथ एग्रीमेंट किया था कि 20 अप्रैल तक का वक्त दिया जाए और हम जो है ना वो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाल देंगे? आप कह देते कि ये हमारे बस में नहीं है, हमको सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात रखने हैं, हम मजम्मत कर सकते हैं, हम उनका बाइकाट कर सकते हैं, उनके सफ़ीर को मुल्क से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप उनके साथ मुआहिदात करते हैं तो फिर आपको उस पर अमल भी करना पड़ेगा। जब आप उनको 1-1 हज़ार रुपये के लिफाफे देंगे
तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आज ये फिर वो 1000 के लिफाफे लेने वाले और मजीद ताकतवर हो जाएंगे। जिन लोगों के खिलाफ पाबंदी के लिए कहा था जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? उनके फैसले के खिलाफ आपने तो ये किया कि उनके ही खिलाफ आपने कार्रवाई करना शुरू कर दी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कहा कि जी ये तहरीक लब्बैक जिसने जो है यहाँ पर फैजाबाद में धरना दिया उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। उस फैसले के खिलाफ तहरीक लब्बैक के कायद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम ने कोई जो है वो एप्लीकेशन नहीं दी कोर्ट में इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ, लेकिन MQM ने उसके ऊपर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दी, हमारी हुकूमत ने दी, PTI ने दरख्वास्तें दी जिनके ऊपर पाबंदी का जिक्र नहीं था, लेकिन वो तो नज़रसानी की अपीलें करते हैं। लेकिन आपको एक ईमानदार जज जब अपना फैसला देता है उसमें वो वजूहात बयान करता है, उसको आप एड्रेस करने को तैयार नहीं हैं। और जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं उनको आप सज़ाएं नहीं देते हैं, उनकी पार्टियों को कालअदम करार नहीं देते। एक तरफ आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला रहे हैं, इस वक्त भी वो कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है जिसमें सज़ा हुई उनको जो है जस्टिस वकार सेठ मरहूम ने सज़ा सुनाई। क्या उनकी पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग या ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो भी उनका नाम था, क्या उस पर आपने पाबंदी लगाई? तो मेहरबानी करके ये ड्रामे बंद कीजिए और असल इशूज जो हैं वो TLP पे पाबंदी लगाने का, जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, उसको जब आप जोड़ेंगे शहबाज शरीफ की रिहाई से तो आपको पता चल जाएगा कि ये TLP जो इस वक्त पाकिस्तान में वोट बैंक के हिसाब से तीसरे नंबर की जमात बन गई है, तीसरे नंबर पर उसके वोट हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में मियां शहबाज शरीफ के साथ जो आपने डील की है उसके लिए आप इस तीसरे दर्जे की जो पार्टी है जिसने तीसरे नंबर पर वोट लिए हैं पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से, उसको इंतखाबी सियासत से बाहर रखना चाहते हैं ताकि PML नून जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ें और यूं बहुत वाज़ेह अक्सरियत के साथ मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए और उन्हीं की पंजाब में हुकूमत कायम कर दी जाए। ये आपकी डील है, इसी वजह से उनकी ज़मानतें हो रही हैं, उसी की वजह से आपने देखा कि PDM टूटने पर गई। लेकिन जब उनको एहसास हो गया कि अपोजिशन की जमात पीपल्स पार्टी के बगैर आप अपोजिशन नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को सड़कों पर नहीं निकाल सकते हैं, आपने अपना लाहौर का जलसा करके देख लिया कि मरियम बीबी लोगों को बाहर निकालने में नाकाम रही हैं, वो कुव्वत नहीं रही है, क्योंकि आपका लीडर जो नवाज शरीफ जिसका ये वोट है वो खुद मुल्क से बाहर है, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आइए मुकाबला कीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ। न वो इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं और ना ही रिलीफ लेकर मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, वो पाकिस्तान में ही रहते हैं और मुकदमात का सामना करते हैं। पहले 11 साल आपके मुकदमात का इन्होंने सामना किया, फिर अदालतों से बरी हुए, फिर आप दोबारा मुकदमात खोलें उनके खिलाफ, फिर दोबारा इनके ऊपर ट्रायल करें। आपको जितने मुकदमात बनाने हैं बनाएं, लेकिन सिंध धरती के बेटे आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। 18वीं तरमीम किसी भी सूरत रोल बैक नहीं होगी। सिंध के जज़ायर जो आप हथियाना चाहते हैं वो किसी सूरत मेरे सिंध के बेटे आपके हवाले नहीं करेंगे। हम अपनी जान तो दे देंगे, एक एक इंच के एक एक चप्पे की हिफाजत करेंगे। उसके लिए अगर हमें इक़्तिदार से बाहर बैठना पड़ेगा, हम इक़्तिदार से बाहर बैठने को तैयार हैं, लेकिन अपने सिंध के हुकूक पर कोई भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको तवज्जो देनी है हुकूमत को, वो है गरीब आवाम को महंगाई से निजात दिलाने की, जिसके ऊपर हमारे वज़ीर आज़म का कोई तवज्जो नहीं है। वज़ीर आज़म साहब रोज़ाना एक बोंगी मारते हैं, कल फिर सखर में आकर एक बोंगी मार के जाते हैं कि बंडल आइलैंड पे जो है ना वो जजीरे ऐसे ही पड़े हुए हैं और हम उस पर जो है ना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सिंध हुकूमत नहीं करने देती।
तो जनाब अली, मैं पाकिस्तान के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बंडल जज़ायर जो है वो खाली नहीं पड़े हुए, वहाँ के मकामी लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पे हमारे फिशरमैन, हमारे जो है ये मछेरे वहाँ अपना काम करते हैं, कारोबार करते हैं, वहाँ रिहाइश भी है। बाकी रह गई बात वहाँ डेवलपमेंट की, तो कोई इनकार नहीं है, आप आए नया शहर बसाएं, लेकिन ये सब कुछ 18वीं तरमीम के तहत, पाकिस्तान के आइन के तहत, सिंध की हुकूमत के साथ मिलकर आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप चाहे किसी भी तरह के रोज़ाना की बुनियाद पर झूठ बोलते रहें, अपने एंकर को, लिफाफा सहाफ़ियों को बिठाते रहें, यूट्यूबर को बिठाकर जितनी मर्जी है आप जो है ना वो झूठ बोलते रहें और प्रोपेगेंडा करते रहें, सिंध के अवाम आपको अपनी ज़मीन का 1 इंच और अपना एक हक भी आपके हाथों सरेंडर नहीं करेंगे। आपसे गुजारिश है, इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं वो है महंगाई से। महंगाई ने अवाम का जीना हराम किया हुआ है। आज हमारे पास चीनी की किल्लत है। ये कैसा पाकिस्तान है, ये कैसा सब्ज पासपोर्ट है जो दुनिया में इस वक्त 107वें नंबर पर है। पासपोर्ट की इज्जत आप तो देखें। और हमारा शनाख्ती कार्ड हम दिखाते हैं तो उस शनाख्ती कार्ड की वैल्यू ये है कि उससे 2 किलो चीनी खरीदी जा सकती है। अब तो चीनी भी राशन पर लेना पड़ती है। तो वज़ीर आज़म साहब, आप ये अटकलियाँ और ये जो कपड़े एक दूसरे उतार के दूसरों को पहनाना, ये एक मैं लतीफ़ा सुनाता चलूँ, वक्त की बहुत कमी है, कि दूसरी जंग अज़ीम में जब परेशान होने लगे हम ये फौजी हजरात, तो उनकी दिलजोई के लिए जनरल ने ऐलान किया कि कल से हम आपको जो न जूते भी नहीं देंगे, आपको वर्दियाँ भी नहीं देंगे, आपको टोपियाँ भी नहीं देंगे, आपको असला भी नहीं देंगे। तो फौजियों में खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो जी कुछ तो चेंजिंग आएगी, जो ये हम जो है जंग लड़ते हुए माहौल में जो यकसानियत आ गई है। दूसरे दिन जब वो सब सुबह जमा हुए तो जनरल साहब ने कह दिया कि जो एक सिपाही जो है वो अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी टोपियाँ और अपना असला दूसरे से बदल ले, यूँ जो है वो आपके जो है ना सबके सब वो चेंज हो जाएंगे। जो आपने कल पहना था, इसी तरह आप भी रोज़ाना वज़ारत तब्दील कर रहे हैं। एक वज़ीर जो वज़ीर ख़जाना में है तो उसको आप भेज देते हैं इक़्तिसादी डिवीज़न में, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में है उसको आप भेज देते हैं वज़ारत इत्तलात में, वज़ारत इत्तलात को पेट्रोलियम में भेज देते हैं। ये आप भी इसी तरह लोगों के ड्रेस तब्दील करवा रहे हैं। इससे पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात कम नहीं होंगी, महंगाई कम नहीं होगी, जब तक कि आप अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, महंगाई में कमी नहीं लाएंगे, अपनी इक़्तिसादी पॉलिसियों को बेहतर नहीं करेंगे। उस वक्त तक इसी तरह अवाम के गैज़ व गज़ब का आपको नज़ारा करना पड़ेगा, उनका मुकाबला करना पड़ेगा। लोग आपसे सख्त मायूस हैं और लोग मजबूर हैं TLP की तरफ देखने के लिए, पीपल्स पार्टी की तरफ देखने के लिए, नून लीग की तरफ देखने के लिए। अब आपको कोई शख्स वोट देने के लिए तैयार नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।